नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर क्लास में आप सबका स्वागत है। आइए देखेंगे हम उन महत्वपूर्ण घटनाओं को जो आने वाले एग्जामों को लेकर काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। साथ ही उस पर हम लोग गहन विश्लेषण करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले जोश भरी चीज़ों को लेके आए हैं उसको देखते हैं पहले क्या है। किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं। लोग सोचता है ना कि भाई किस्मत पे ही छोड़ देते हैं, किस्मत ये है वो है। अरे भाई, किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद पे होश हो, खुद पे जुनून हो, खुद पे भरोसा हो, उसी का किस्मत भी साथ देती है। इसलिए हमेशा साथ और जोश और उल्लास के साथ कोई भी कार्य करे, सफलता जरूर मिलेगी। ऐसा हम नहीं, ऐसे महान पुरुष लोगों का कहना है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या रहा महत्वपूर्ण। देखिए, पूजा स्थल अधिनियम विरोध प्रावधान अधिनियम 1991 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आइए विचार करते हैं। पूजा अधिनियम 1991 की बात कर रहा है। हमने आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये 1991 का कानून बाबरी मस्जिद के जब विध्वंस हुआ था उस समय कानून लाया गया था। इसका लक्ष्य क्या है, लाने का तात्पर्य क्या है, लाने का उद्देश्य रहा है सॉरी लाने का उद्देश्य ये रहा कि जो 1947 से पहले अर्थात भारत के आज़ादी होने से पहले जो भी धार्मिक स्थल थे, चाहे मंदिर मस्जिद गिरजाघर कोई भी हो, उसको संरक्षण देने का अधिकार देते हैं यह कानून। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे और देखते हैं क्या रहा खास। यह धार्मिक स्थलों की पहचान और स्वरूप को स्वतंत्रता दिवस के अनुसार सुरक्षित रखता है। ये बिल्कुल सही बात है। हमने अभी आपको जस्ट बताया कि धार्मिक स्थलों को स्वतंत्रता दिवस अर्थात हम लोग का जो आज़ादी के समय की बात है उससे पहले जो भी धार्मिक स्थल बन चुके हैं उसको संरक्षित करने की बात करता है। यह कानून उन सभी धार्मिक स्थलों पर लागू होता है जिन पर कानूनी विवाद जारी है। ऐसा थोड़ी है कि सारे धार्मिक विवाद को लेकर, इसका सीधा लक्ष्य है कि जो 1947 से पहले है, न कि सभी की बात कर रहा है। इस कानून को सर्वोच्च न्यायालय ने पूरी तरह से बरकरार रखा है और इस पर कोई लंबित चुनौती नहीं है, एकदम नहीं। इसका सही ऑप्शन है केवल एक। यह 1947 से पहले जो भी धार्मिक स्थल है उसको संरक्षित करने का लिए कानून लाया गया था। नेक्स्ट, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। आइए विचार करते हैं कि क्या है ये आवधिक श्रम बल संरक्षण। इसे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। देखिए, इसे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी एकदम नहीं किया जाता। इसे जारी किया जाता है NSSO द्वारा। इसे जारी करता है। फिर NSSO क्या है, द नेशनल सैंपल एवं ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। इसके द्वारा जारी किया जाता है। और इसकी बात क्या है तो यह भारत के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने वाला सबसे बड़ा संगठन माना जाता है। नवीनतम सर्वेक्षण में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए शहरी बेरोजगारी दर 6.4% बताई गई है। ये बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली हो क्या रहा है कि श्रम बल जो है सो 6.4% है शहरी क्षेत्रों में। शहरी क्षेत्र अर्थात क्या, शहरी क्षेत्र की बात कर रहा है। आप सोच रहे हैं क्या 6.4% ही बेरोजगारी है शहर में? जी बिल्कुल, ऐसा डेटा जारी किया गया है। तो आप सोच रहे हैं क्या इतने लड़का लोग जो पढ़ रहे हैं वो सब बेरोजगार नहीं? जी नहीं, जो पढ़ाई करते हैं उसे बेरोजगार नहीं बोलते हैं। हाँ, जो जॉब तलाशता है और उसे नहीं मिलता है उसे बेरोजगार कहते हैं। लेकिन जिसे जॉब मिल गया वो तो ऑलरेडी रोजगार में है, और जो जॉब तलाश रहा है या अर्थात जो पढ़ाई कर रहा है उसको बेरोजगार नहीं, उसे स्टूडेंट बोलते हैं। इसलिए वो बेरोजगारी नहीं माना जाता है। बेरोजगार वो होता है जो जॉब की तलाश में हो, पूर्णतः जॉब की तलाश में हो, पढ़ाई लिखाई फलान ढकान चिकान सब कुछ छोड़ के और जॉब नहीं मिले, वो बेरोजगार हैं। तो हम लोग अगले ऑप्शन पे चलते हैं। और क्या है, यह सर्वेक्षण संगठित और असंगठित दोनों प्रकार के रोजगार को कवर करता है। देखिए, संगठित क्या होता है थोड़ा सा बता देते हैं। संगठित वो क्षेत्र होता है जिसमें कि नियमित तरीके से पेमेंट आते रहे, एकदम फिक्स सैलरी हो और काम की एकदम फिक्स हो, जो काम इतना ही होगा। साथ ही उसमें अगर मान लीजिए कभी छुट्टी की जरूरत पड़ जाए, छुट्टी मिले लेकिन पेमेंट ना कटे, वो संगठित क्षेत्र से आते हैं। जबकि असंगठित क्षेत्र की बात किया जाए जिसका कोई काम का फिक्स नहीं है, टाइम टेबल का कोई फिक्स नहीं कि कभी काम किए पेमेंट जितना बना उतना जितना काम किया उतना पेमेंट बना और चल दिया, उसके लिए कोई भविष्य निधि फंड भी नहीं है, ये असंगठित क्षेत्र बोला जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
यानी 2 और 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वेक्षण संगठन, देखिए यह सर्वेक्षण संगठित और असंगठित दोनों प्रकार के रोजगार को कवर करता है, ये बिल्कुल सही बात है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 और 3। नेक्स्ट, पंचायती सशक्तिकरण सूचकांक में हाल ही में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? देखिए पंचायतों को लेकर सर्वेक्षण जारी किया गया था कि कौन सा राज्य शीर्ष पे पोजीशन पे रहा है। तो देखते हैं आखिर क्या रहा। यह पंचायती राज, केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है यह रिपोर्ट। तो देखते हैं आखिर कौन रहा है। हमने आपको इस पे पहले भी चर्चा कर रखे हैं कि यह कर्नाटक जो है सो पहला स्थान दर्ज किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक जो है सो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया इस रिपोर्ट में प्रथम स्थान दर्ज किया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आइए विचार करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर बात कर रहा है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति आप लोग को पता होना चाहिए कि इसको अपडेट किया गया है। पहले के शिक्षा को लेकर और अब के शिक्षा को लेकर अपडेट इसलिए किया है क्योंकि पहले के लोग मॉडर्नाइजेशन नहीं थे, अब मॉडर्नाइजेशन शिक्षा को किया गया। मॉडर्नाइजेशन बोले तो अर्थात आधुनिकीकरण किया गया है। वो इसलिए क्योंकि आप पहले देखे होंगे कि बच्चे लोग कॉपी किताब लेके जाते हैं, कुछ फटे कॉपी है, कुछ फटे सा किताब है, पुराने किताब है। लेकिन अब जो है लोग टैबलेट लैपटॉप लेके पढ़ाई करने जाते हैं, तो डिजिटलीकरण हो रहा है। तो मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़रूरी है। लेकिन खैर ये तो एक आधुनिक युग के हिसाब से बताया, लेकिन इसमें बहुत चीज़ है जो उतना बता पाना अभी थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन हम लोग क्वेश्चन पे देखते हैं आखिर क्या रहा है। यह 3 भाषाएं सीखना अनिवार्य करता है। ऐसा नहीं है कि 3 भाषा सीखना अनिवार्य है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इस आधुनिक शिक्षा में। जिनमें से एक हिंदी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हिंदी को होना जरूरी ही है कि हिंदी नेसेसरी है कि अनिवार्य है शिक्षा। सभी राज्यों को अपनी अपनी भाषा चुनने का अधिकार है, चाहे वो कोई भी राज्य हो, चाहे साउथ के हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के हो, चाहे उत्तर भारत के हो। हाँ, लेकिन इसको लेके एक रिपोर्ट में जरूर बोला गया कि संस्कृत को संरक्षण देना जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि संस्कृत को प्राचीन भाषा के रूप में मान्यता दिया गया है और प्राचीन भाषा को संरक्षण देना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो विलुप्त हो सकती है, ऐसा सरकार का कहना है। हम लोग अगला स्टेटमेंट देखते हैं। यह भाषाई विविधता का सम्मान करते हुए एक समान शिक्षा मंच बनाने का प्रयास करता है। ये बिल्कुल सही बात है। सरकार का ये बिल्कुल लक्ष्य है कि समान शिक्षा होना चाहिए, चाहे जो भी लैंग्वेज में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सभी राज्यों में पूरी तरह लागू कर दिया गया। ऐसा नहीं, अभी तक जो है सो सभी राज्यों में तो नहीं, लेकिन 1-2 राज्यों में लागू किया गया और पहला राज्य उत्तराखंड है जो कि नया शिक्षा को लागू किया है। ऐसे सभी राज्यों की तो बात एकदम नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर से, यानी ऑप्शन बी, यानी यह भाषाई विविधता का सम्मान करते हुए एक समान शिक्षा मंच बनाने का प्रयास करता है। नेक्स्ट, भारत में थर्मल पावर उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए थर्मल पावर की बात कर रहा है, अर्थात जो कोयले से बिजली बनाया जाता है उसकी बात कर रहा है। हम लोग देखते हैं आखिर क्या रहा है क्वेश्चन में। भारत में कुल बिजली उत्पादन का 70% से अधिक थर्मल पावर से आता है। नहीं, 70% से अधिक नहीं आता, 70% से कम बोलता तो सही रहता। वैसे नॉर्मली देखा जाए तो ये 64% है, यानी 64% जो है सो थर्मल पावर से बनता है। तो ये बिल्कुल नहीं होगा। निजी क्षेत्र के बिजली संयंत्रों की भारत के थर्मल पावर उत्पादन में सबसे अधिक हिस्सेदारी है। अच्छा, देखिए बिल्कुल सही बात है कि निजी क्षेत्र के बिजली संयंत्रों की भारत के थर्मल पावर उत्पादन में सबसे अधिक हिस्सेदारी। अब गवर्नमेंट थोड़ी हर जगह थर्मल पावर बनाने जा रही है, अब तो निजी क्षेत्र के ही हाथों में ही जा रहा है सब कुछ। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं। महाराष्ट्र में गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की स्थापित क्षमता सबसे कम है। बिल्कुल भी नहीं। भारत ने 2030 तक थर्मल पावर को पूरी तरह समाप्त करने के बाद, ऐसा थोड़ी है कि थर्मल पावर समाप्त कर दीजिएगा। थर्मल पावर समाप्त कर दिएगा तो फिर बिजली कहाँ से लाएंगे? हाँ, लेकिन कार्बन न्यूट्रल की बात हम लोग जरूर कहें कि 2070 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। इसका मतलब ये थोड़ी कि थर्मल पावर को समाप्त करना है, जबकि कार्बन न्यूट्रल का मतलब है कि जितना हम लोग कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना कार्बन को एब्जॉर्ब कर ले, सोख ले। न कि ऐसा नहीं है कि कार्बन को पूरा मतलब प्रोड्यूस करना ही बंद कर दे, ऐसा लक्ष्य नहीं है। वही सौर ऊर्जा की बात करें तो वो 17% से सौर ऊर्जा से बिजली प्राप्त किया जाता है। थर्मल पावर से 64% है, तो सौर ऊर्जा से 17% है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी, निजी क्षेत्र के बिजली संयंत्रों की भारत के थर्मल पावर उत्पादन में सबसे अधिक हिस्सेदारी है। नेक्स्ट, पुणे में 2025 में आयोजित चिपको विरोध प्रदर्शन किस परियोजना के खिलाफ था? देखिए, चिपको विरोध प्रदर्शन को लेकर बात कर रहा है। आपको पता होगा कि चिपको आंदोलन जो उत्तराखंड में शुरू हुआ था, जो पेड़ काटने को लेकर विवाद आया था, जिसमें सुंदर बहुगुणा जी के द्वारा नेतृत्व किया गया था, जिसमें पता चला था कि महिलाएं भी काफ़ी आगे चल के नेतृत्व किया था और पेड़ से चिपक गए थे, जिसको लेकर आंदोलन काफ़ी प्रभावी रूप से हो पाया था। वहीं सुंदरलाल बहुगुणा को 2009 में पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन पे आखिर क्या रहा। क्वेश्चन का कहना है कि पुणे अर्थात तो महाराष्ट्र में आयोजित चिपको विरोध प्रदर्शन किस परियोजना के खिलाफ था? तो महाराष्ट्र में जो है सो रिवर फ्रंट को लेकर परियोजना चलाया जा रहा था, उसको लेकर विरोध जताया गया था। तो हम लोग देखते हैं आखिर क्या है। मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट एकदम नहीं। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ये बिल्कुल सही है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, अर्बन स्मार्ट फॉरेस्ट प्रोजेक्ट बिल्कुल नहीं। इसका सेम सर ऑप्शन भी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेके इसका यानी चिपको आंदोलन का विरोध किया गया था। नेक्स्ट, फायर फ्री विलेज प्रोग्राम किस देश के सामुदायिक वन अग्नि प्रबंधन प्रयासों से संबंधित है? देखते हैं आखिर फायर फ्री, देखिए फायर फ्री विलेज की बात कर रहा है या किस सामुदायिक वन अग्नि प्रबंधन प्रयासों से संबंधित है। देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है हम। अच्छा, देश की बात कर रहा है तो भारत, इंडोनेशिया, नेपाल, ब्राजील। तो ये इसका सेंस हो जाएगा। इंडोनेशिया के द्वारा फायर फ्री विलेज प्रोग्राम को जारी किया गया है, इसको प्रबंधन को लेके इस पर कार्य कर रहा है। नेक्स्ट, अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस तकनीकी के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। देखिए, अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस की बात कर रहा है। हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर हम लोग इस पर डिफिनेशन देते हैं। हम अमेरिका ने भारत को यूडीए तकनीकों के सह उत्पादन के अवसर प्रदान किए हैं। अच्छा, देख लेते हैं। वेब ग्लाइडर मानव रहित सतह वाहन प्रणाली यूडीए पहल का हिस्सा है। यह पहल क्वाड फ्रेमवर्क के तहत की जा रही है। देखिए, भारत अमेरिका जो है सो यूडीए तकनीकी को लेके बिल्कुल कार्य कर रही है। ये बात हमने आपको पहले भी बताया कि वो सरफेस हो या फिर हाइड्रो, इसको लेके भारत अमेरिका जो है सो साझेदारी की है और इस पे कार्य कर रहा है। और हाइड्रो की बात करें तो ये उत्प्लावन बल के सिद्धांत यानी कार्य कर रहा है। वहीं अगर सरफेस की बात कीजिए तो वो ग्लाइड पे कार्य करता है, अर्थात तैरने मतलब हवा में तैरने वाली ग्लाइड की बात कर रहे हैं, उसको लेके चर्चा चलते हैं। और इसका लक्ष्य है कि हिंद प्रशांत महासागर को कैसे चीन के प्रभुत्व से मुक्त किया जाए, जिससे कि लोगों को आसानी हो। चीन के जो आतंक फैला रखा है उसको काउंटर करने के लिए भारत और अमेरिका साझेदारी की है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि अमेरिका ने भारत को यूडीए तकनीकों के स्व उत्पादन के अवसर प्रदान किए। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। वही दूसरा स्टेटमेंट देखें, वेब ग्लाइडर मानव रहित सतह वाहन प्रणाली है। ये बिल्कुल, ये वेब ग्लाइडर जो है सो मानव रहित होता है। इसमें मानव रहित का तात्पर्य है जिसमें मानव नहीं हो, और मानव सहित का मतलब होता है जिसमें मानव उपस्थित हो। तो ग्लाइडर में मानव नहीं रहता, वो सेटेलाइट से कंट्रोल किया जाता है या फिर रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल किया जाता है। तो यह वाहन प्रणाली यूडीए पहल का हिस्सा है। ये बिल्कुल सही बात है कि यह यूडीए अर्थात अंडर वाटर डोमेन प्रोजेक्ट पहल का एक हिस्सा है। यह पहल क्वाड फ्रेमवर्क के तहत की जा रही है। बिल्कुल सही बात है, इसमें क्वाड फ्रेमवर्क के तहत किया जा रहा है। फिर क्वाड जो है 4 देशों का संगठन है। क्या उसमें भारत शामिल है? बिल्कुल शामिल है। भारत के साथ साथ 3 अन्य देश भी है जो मिलकर क्वाड बनाते हैं। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान मिलकर क्वाड समूह का निर्माण करते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अर्थात ये तीनों सही हो जाएगा। केवल 1 2 2 3 1 2 3, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 2 3, तीनों बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट, भारत द्वारा पेरिस समझौते के तहत अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान में से कौन सा लक्ष्य शामिल नहीं है? देखिए, नहीं है की बात कर रहा है, इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए, भारत द्वारा पेरिस समझौते के तहत, देखिए पेरिस समझौते में भारत क्या किया है उसको लेके बात कर रहा है कि अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान में से कौन सा लक्ष्य शामिल नहीं है। हमेशा नहीं को ध्यान में रखना है, नहीं तो काम गड़बड़ा जाएगा, सही वाला पे मार दीजिएगा। तो देखते हैं क्या नहीं रहा है।
2030 तक 2005 के स्तर की तुलना में जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को 45% कम करना है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि ये भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक जीडीपी के हिसाब से 45% कार्बन उत्सर्जन को कम करना। वहीं 2070 तक बात किया जाए तो कार्बन न्यूट्रल करना है। 2035 तक 100% नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करना। ऐसा नहीं कि 2035 तक 100% नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करना, हाँ, लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा अगर प्राप्त हो जाए तो बहुत अच्छी बात है पर्यावरण को लेकर, लेकिन ऐसा सरकार का अभी तक कोई लक्ष्य नहीं है। 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से कुल विद्युत उत्पादन क्षमता का लगभग 50% प्राप्त करना है। ऐसा भी सरकार का लक्ष्य नहीं है कि गैर जीवाश्म ईंधन से 50% तक प्राप्त करना लक्ष्य सरकार का है। तो जलवायु अनुकूल और स्वच्छ विकास मार्गदर्शन अनुसरण, ऐसा भी नहीं है, जिसका सेम आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 2035 तक 100% नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करना है, क्योंकि ये शामिल नहीं है, ये पूछा तो ये शामिल नहीं है, बाकी ये सभी के सभी शामिल हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली की बात कर रहा है, इस नाम से ही लग रहा है कि फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली है। तो देखते हैं क्या रहा है। सभी भारतीय नागरिकों को बायोमेट्रिक विवरण ट्रैक करना। ऐसा थोड़ी है कि बिना पूछे हुए किसी भारतीय का मतलब फिंगरप्रिंट ट्रैक कर लीजिएगा, ऐसा नहीं होता है कि कोई भी ट्रैक कर ले। सीमा सुरक्षा के लिए एक निगरानी प्रणाली विकसित करना। देखिए, सीमा सुरक्षा को लेकर जो है सो फिंगर प्रणाली की ऐसी कोई बात अभी तक नहीं कही है। अगर होगा बाद में तो ऐसा कभी हम लोग विचार अगर होगा तो करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सामने रिपोर्ट नहीं आया है। अपराधियों की पहचान और फॉरेंसिक विश्लेषण के लिए एक डेटाबेस बनाना। ये बिल्कुल सही बात है कि अपराधी यदि कोई अपराध कर दें तो उसको लेके फिंगरप्रिंट डेटाबेस बनाना है, चाहे वो डीएनए टेस्ट से हो या फिर फॉरेंसिक विश्लेषण के द्वारा हो। तो ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। वित्तीय लेन देन के लिए एक अद्वितीय पहचान सत्यापन। ऐसा नहीं है कि अद्वितीय मतलब बनाया जाए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपराधियों की पहचान और फॉरेंसिक विश्लेषण के लिए एक डेटाबेस बनाना राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट का मुख्य लक्ष्य है। नेक्स्ट, भारत में वन अग्नि रोकथाम और प्रबंधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, इस योजना को लेके क्यों चर्चा में है, क्योंकि उत्तराखंड में को लेके आया था। खैर, हम लोग इस क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करना। देखिए, अग्नि रोकथाम को किससे औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रित करना ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि अग्नि रोकथाम और प्रबंधन योजना है। तो औद्योगिक प्रदूषण थोड़ी इसका कंट्रोल करना, ये पर्यावरण के लिए थोड़ी बोल रहा है। वन अग्नि को रोकना और प्रबंधित करना, ये बिल्कुल सही बात हो जाएगा कि वन अग्नि को रोकना और प्रबंधित करना इस योजना का लक्ष्य है। किस योजना का? तो अग्नि रोकथाम और प्रबंधन योजना, यानी FFPMS योजना की बात कर रहा है, जिसकी गठन 2018 में हुआ था। इसको लेके बात कर रहा है। अवैध वनों की कटाई की निगरानी करना, एकदम नहीं। शहरी क्षेत्रों में वनीकरण को बढ़ावा देना, ये पर्यावरण से संबंधित बात है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, वन अग्नि को रोकथाम करना और प्रबंधित करना। नेक्स्ट, महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में किस योजना के तहत वित्तीय सहायता को जांच के बाद वापस ले लिया है? देखिए, महाराष्ट्र सरकार में जो है सो एक्चुअली महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया कि वहाँ महाराष्ट्र में एक योजना लॉन्च किया गया था, मुख्यमंत्री माझी बहन योजना को लेके। इसमें हो क्या रहा था कि इसमें 1500 रुपये प्रत्येक महिला को दिया जा रहा था, जो 21 से 65 वर्ष के महिलाएं हैं। तो क्या सभी महिलाओं को? जी नहीं, उसको लेके एक जारी किया गया था कि जिसकी इनकम 2.5 लाख से कम हो उसे ही दिया जाएगा। इसको लेके ये अभी चर्चा में क्यों आया है? ये इसलिए आ गया क्योंकि इसको लेके काफ़ी लोग फर्जी तरीके से एंट्री कर गए थे और लोग इसका लाभ उठा रहे थे, काफ़ी महिला इसका लाभ उठा रहे थे। हाँ, अभी के रिपोर्ट में ही पता चला कि 5 लाख महिलाओं ने अपना नाम वापस ले लिया है। तो काफ़ी जो है सो ये अभी खबर में आ रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट भी इस पर आपत्ति जता चुकी है कि सरकार कोई भी इलेक्शन से पहले इस तरह का योजना नहीं लाए। इस तरह की योजना का तात्पर्य है कि कोई फ्री का योजना नहीं लाए जिससे कि वोटर को लुभाया जा सके, खासकर ध्यान में रखना है। तो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, और क्या रहा है। तो राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इसका सेम सर महाराष्ट्र में जो है सो मुख्यमंत्री माझी बहन योजना लाया गया था, जिसको लेके ये अभी सुर्खियों में है। नेक्स्ट,
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा संहिता को लेकर बात कर रहा है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है तो हम लोग देख लेते हैं। डिजिटल गवर्नेंस, साइबर सुरक्षा कानून, आपराधिक न्याय सुधार, पंचायती राज ढांचा। तो इसका सेंस हो जाएगा आपराधिक न्याय सुधार को लेकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मुख्य रूप से लाया गया है। नेक्स्ट, अमेरिका में विदेशी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के हालिया निलंबन के बाद भारत की स्थिति क्या है? देख लेते हैं कि आखिर भारत को लेके क्या इससे रहा है। भारत ने एफसीपी के निलंबन का पूर्ण समर्थन किया है। निलंबन से भ्रष्टाचार के आरोप का सामना कर रही भारतीय कंपनियों का लाभ हो सकता है, ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, एक्चुअली इससे फ़ायदा भारत के लिए ये है कि देखिए, जो कानून लाया गया था अमेरिकी विदेशी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम यानी एफसीपी है, इससे भारत को फ़ायदा ये है कि ये कानून है क्या एक्चुअली ये कानून है कि अमेरिकी नागरिक हो या अमेरिकी कंपनी हो, किसी विदेशी नागरिकों को भ्रष्टाचार करने से रोकता है। इस कानून का मुख्य लक्ष्य था। तो एक्चुअली अमेरिका में जो फंडिंग जो करता था वो ज़बरदस्ती यानी घूस दे के फंडिंग करवाया जाता था, ऐसा माना जाता था, इसलिए इस कानून को भी रद्द कर दिया गया। इससे भारत को क्या फ़ायदा है कि खबरों में आया था कि गौतम अडानी जो है सो अमेरिका में अब जो है सो प्लांट लगा सकती है और वहाँ के लोगों को रोजगार देने की बात कर रही है। तो क्या इससे भारत को फ़ायदा? हाँ, भारत को ही फ़ायदा है। जब अडानी जा रहे हैं तो भारत को ही फ़ायदा होगा, जब सरकार को फ़ायदा ही होगा। इसका सेंस रहेगा ऑप्शन बी, निलंबन से भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रही भारतीय कंपनियों को लाभ हो सकता है। स्पेशली ये अडानी जी के लिए लाया गया, ऐसा न्यूज रिपोर्टर बताती है, हम नहीं। नेक्स्ट, 2022-23 में गैर नवीकरणीय बिजली उत्पादन क्षमता के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर था? देखिए, गैर नवीकरणीय की बात कर रहा है, ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि गैर नवीकरणीय बिजली उत्पादन क्षमता के मामले में कौन सा स्थान शीर्ष पर रहा है, कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो देख लेते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान। इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र जो है सो गैर नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में सबसे शीर्ष पर। आप सोच रहे होंगे महाराष्ट्र इतना शीर्ष पर क्योंकि देखिए, महाराष्ट्र में बिजली का डिमांड सबसे ज़्यादा है और वहीं उत्पादन क्षमता बहुत कम है, इसलिए महाराष्ट्र में जो थर्मल पावर इंडस्ट्रीज है अर्थात थर्मल पावर से बिजली उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, इसलिए गैर नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग भी ज़्यादा हो रहा है। अगर नहीं होगा गैर नवीकरणीय तो फिर ऊर्जा की खपत मतलब ऊर्जा की कमी हो जाएगी, और महाराष्ट्र में आपको पता है कि प्लांट ज़्यादा, इंडस्ट्री ज़्यादा है, इसलिए वहाँ बिजली की खपत भी ज़्यादा होता। वहीं नवीकरणीय ऊर्जा की बात कर लिया जाए तो वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा बनाया गया है। राजस्थान में देखिएगा, जोधपुर में वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनाया गया है, लगभग 2245 मेगावाट का सोलर प्लांट बनाया गया। वही राजस्थान में सबसे ज़्यादा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है, और गैर नवीकरणीय की बात किया जाए तो वो महाराष्ट्र है। हाँ, लेकिन सरकार इस पर कार्य कर रही है कि गैर नवीकरणीय को कम किया जाए और नवीकरणीय को बढ़ावा दिया जाए, इस पर सरकार का कार्य जारी है। तो इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र सरकार जो सो गैर नवीकरणीय बिजली के मामले में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट, तो आज का क्वेश्चन इतना ही तक था। आशा करते हैं आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और भारत पाकिस्तान का मैच आराम से देखें। धन्यवाद।